नमस्कार। और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्रबंधन की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम हेनरी फेयोल, उनके विचारों और उनके योगदान की गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी पर आधारित टेक्स्ट हैं जो खास तौर पर फेयोल के काम पर ही फोकस करते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें उनके प्रशासनिक सिद्धांत की अच्छी रूपरेखा देते तो हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? असल में हम फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए को समझना चाहते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट को कैसे देखा और ये भी कि उनके विचार आज भी, मतलब इतने साल बाद भी, क्यों मायने रखते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है, फेयोल सिर्फ कोई किताबी सिद्धांतकार नहीं थे। उन्होंने सच में एक बहुत बड़ी खनन कंपनी को बिल्कुल डूबने से बचाया था। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। निश्चित रूप से। और यही बात फेयोल को खास बनाती है। उनका काम सिर्फ अकादमिक नहीं था, ये उनके अपने वास्तविक जमीनी अनुभव पर आधारित था। उनकी कहानी तो देखा जाए तो फ्रांसीसी औद्योगिक इतिहास की सबसे सफल वापसी की कहानियों में से एक है। वाह। तो हाँ, हम उनके मुख्य विचारों को देखेंगे, मैनेजमेंट के क्या कार्य उन्होंने बताए और जाहिर है उनके वो मशहूर 14 सिद्धांत। बढ़िया। तो शुरू करते हैं फेयोल से ही। ये हेनरी फेयोल आखिर थे कौन? कहाँ से आए थे? उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 में और उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, इंजीनियर थे वो? जी हाँ, इंजीनियर। और उसी साल उन्होंने एसे कमेंट्री फॉर्चम्बोल्ट नाम की एक कोयला और लोहा कंपनी में बतौर इंजीनियर काम शुरू किया। ओके। वो कंपनी में धीरे धीरे तरक्की करते गए और 1888 में वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, प्रबंध निदेशक। 1888 में। और मैंने सुना है उस वक्त कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी? अरे, कंपनी तो बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थी। वित्तीय हालत बेहद खस्ता थी। ओहो, तो यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई होगी, है ना? कैसे संभाला उन्होंने? बिल्कुल, और यहीं उनका प्रबंधन कौशल सामने आया। उनके नेतृत्व में जो करीब 30 साल तक चला, वो कंपनी न सिर्फ मुश्किल से बाहर निकली बल्कि जबरदस्त मुनाफा कमाने वाली बन गई। एक शानदार बदलाव था वो। 30 साल, लंबा समय है। हाँ, काफी लंबा। फेयोल फिर 1918 में एमडी के पद से रिटायर हुए, लेकिन वो डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से जुड़े रहे 1925 में अपनी मृत्यु तक। और उनकी वो प्रसिद्ध किताब, वो कब आई? हाँ, उनका सबसे प्रभावशाली काम एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल ए जेनिराल, वो 1916 में फ्रेंच भाषा में छपा था। फ्रेंच में? जी, पर कमाल की बात यह है कि फ्रांस के बाहर, खासकर जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं, वहाँ इसे पहचान मिलने में बहुत वक्त लगा। अच्छा, क्यों? शायद भाषा के वजह से या उस समय के माहौल के वजह से। लेकिन जब 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम से, तब जाकर दुनिया भर में उनके विचारों को गंभीरता से लिया गया। और इसीलिए उन्हें अक्सर मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के संस्थापकों में गिना जाता है। तो अब आते हैं उनके मुख्य विचारों पर। मैनेजमेंट को लेकर उनकी बुनियादी सोच क्या थी? किस बात पर उनका सबसे ज्यादा जोर था? फेयोल के, आप कह सकते हैं, दो मुख्य विचार थे जो बहुत उभर कर आते हैं। पहला तो ये कि मैनेजमेंट कोई तुक्केबाजी या बस पुराने ढर्रे पर चलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब रूल ऑफ थंब। हाँ, अंदाजे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। इसे एक व्यवस्थित, एक वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए, एक विज्ञान की तरह। और दूसरा विचार शायद उस समय के हिसाब से और भी क्रांतिकारी था। वो था प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। सार्वभौमिकता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि फेयोल मानते थे कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो हर तरह के संगठन पर लागू होते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या कोई प्राइवेट कंपनी, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो या छोटी सी दुकान या कोई धार्मिक संस्था ही क्यों ना हो, सब पर। ये तो बड़ी बात है। हाँ। उनका कहना था कि लक्ष्य कैसे हासिल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि काम कैसे किया जा रहा है, संगठन का तरीका क्या है, उसकी संरचना कैसी है, ना कि इस बात पर कि वो संगठन किस प्रकार का है। ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। ये वाकई दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, उन्होंने किसी औद्योगिक संगठन, मतलब एक इंडस्ट्रियल यूनिट की गतिविधियों को कैसे देखा? क्या उन्होंने उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा था? हाँ बिल्कुल। उन्होंने किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को 6 मुख्य ग्रुप्स में बांटा। 6 ग्रुप्स? कौन कौन से? पहला, तकनीकी, मतलब जो असल उत्पादन या निर्माण का काम है, चीजें बनाना, अडेप्ट करना। दूसरा, वाणिज्यिक, यानी खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना। ठीक है, टेक्निकल और कमर्शियल। तीसरा, वित्तीय, फाइनेंशियल, इसमें आता है पैसा या पूंजी जुटाना
और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो ये देखना। चौथा? सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, फाइनेंस और सिक्योरिटी। पांचवा? लेखांकन, अकाउंटिंग, स्टॉक का हिसाब रखना, बैलेंस शीट बनाना, लागत निकालना, आंकड़े जमा करना, ये सब। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण फेयोल के नजरिए से वो था प्रबंधन या प्रशासन, मैनेजमेंट। तो ये छठा ग्रुप बाकी सबसे अलग कैसे था? हाँ, यही खास बात है। फेयोल ने कहा कि पहले जो 5 काम हैं, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ये संगठन के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हैं, मतलब सेगमेंटल है। लेकिन जो छठा काम है, मैनेजमेंट या प्रशासन, वो इन सबको जोड़ने वाला एक इंटीग्रेटिव काम है। ये बाकी सभी कामों को ठीक से चलाने के लिए, उनमें तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो मैनेजमेंट इन सबको एक साथ लाता है, तो फिर इस मैनेजमेंट वाले काम में असल में होता क्या है? आपने शुरू में कहा था योजना, संगठन। फेयोल ने इसे कैसे समझाया? बिल्कुल, फेयोल ने मैनेजमेंट के 5 मुख्य तत्व या कार्य बताए। इन्हें अक्सर POCC के नाम से जाना जाता है। POCC, ये क्या है? P यानी प्लानिंग, नियोजन, जिसे फेयोल ने फ्रेंच में प्रीवॉयंस कहा। इसका मतलब है भविष्य के बारे में सोचना, क्या करना है ये तय करना और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाना, एक तरह से आगे देखना। प्लान करना, ठीक है। फिर O है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यानी जो भी इंसानी संसाधन है, मतलब लोग, और जो भौतिक संसाधन है, जैसे मशीनें, कच्चा माल, पैसा, उन सबको व्यवस्थित तरीके से जुटाना और काम पर लगाना, एक सही ढांचा तैयार करना। ऑर्गेनाइज करना। और फिर C? पहला C है कमांडिंग, या आप कह सकते हैं डायरेक्टिंग, मतलब अपने नीचे काम करने वालों को निर्देश देना, उन्हें गाइड करना, उनसे बेहतरीन काम निकलवाना, कमांड देना। दूसरा C है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। संगठन की अलग-अलग यूनिट्स होती हैं, अलग-अलग लोग होते हैं, उनके कामों में, उनके प्रयासों में तालमेल बिठाना, ताकि सब मिलकर एक ही दिशा में काम करें, कोई टकराव ना हो। कोऑर्डिनेशन, ये भी जरूरी है। और आखिरी C? आखिरी C है कंट्रोल, नियंत्रण। इसका मतलब है ये देखना कि काम वैसा ही हो रहा है जैसा प्लान किया गया था, जो नियम या स्टैंडर्ड तय किए गए थे उनके मुताबिक हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो सुधार के कदम उठाना। इसमें अच्छे काम के लिए इनाम और गलती पर सजा या सुधार की व्यवस्था भी शामिल हो सकती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, POCC। जी हाँ, POCC। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि फेयोल का जो पूरा नजरिया था वो ऊपर से नीचे देखने वाला था, मतलब टॉप डाउन। उनका फोकस मैनेजर्स पर था कि मैनेजर क्या करते हैं। वो निचले स्तर के कामगारों या उत्पादन की बारीकियों में उतना नहीं गए जितना टेलर गए थे। समझ गया, ये एक अहम फर्क है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है फेयोल के, वो 14 सिद्धांत। ये क्या है और मैनेजमेंट की दुनिया में इतने अहम क्यों माने जाते हैं? हाँ, ये 14 सिद्धांत फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी का आप कह सकते हैं निचोड़ हैं। ये उनके इतने लंबे अनुभव से निकले थे, और उन्होंने खुद इस बात पर जोर दिया कि ये कोई ऐसे कठोर नियम नहीं है जिन्हें आंख बंद करके हर जगह लगा दिया जाए। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये लचीले दिशा निर्देश हैं, फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस, जिन्हें मैनेजर को अपनी समझदारी से, स्थिति को देखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। शायद हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट लें ताकि समझना आसान हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जैसे शायद ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और अथॉरिटी से जुड़े सिद्धांत पहले देख लें। बहुत अच्छा सुझाव है। तो पहला ग्रुप हम बना सकते हैं संरचना और अधिकार से जुड़े सिद्धांतों का। इसमें पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्सा उस व्यक्ति को दो जो उसमें माहिर हो। स्पेशलाइजेशन से काम बेहतर होता है। बिल्कुल, कुशलता बढ़ती है। लेकिन फेयोल ने यह भी चिताया कि जरूरत से ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी ठीक नहीं, उससे टीम वर्क टूट सकता है। संतुलन जरूरी है। ठीक है। दूसरा है अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार यानी आदेश देने का हक, पावर, और उत्तरदायित्व यानी उस पावर के इस्तेमाल की जवाबदेही। फेयोल ने कहा ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिना जिम्मेदारी के अधिकार खतरनाक है और बिना अधिकार की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। बात तो सही है।
अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन। तीसरा, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि फैसले लेने की ताकत कितनी ज्यादा ऊपर के लेवल पर सिमटी हुई है। फेयोल ने कहा कि इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये संगठन के आकार, उसके काम करने के तरीके और लोगों की काबिलियत पर निर्भर करता है। कभी सेंट्रलाइजेशन ठीक रहता है, कभी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ताकत को नीचे बांटना। मैनेजर को तय करना होगा कि क्या सही है। स्थिति के अनुसार। जी। और चौथा है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, जिसे हायरार्की भी कहते हैं। ये ऊपर से लेकर नीचे तक अथॉरिटी की एक स्पष्ट लाइन है, जैसे सेना में होती है। फेयोल का मानना था कि कम्युनिकेशन आम तौर पर इसी चेन के जरिए ऊपर या नीचे जाना चाहिए। इससे व्यवस्था बनी रहती है, कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन इस स्केलर चेन में मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में कभी-कभी बहुत देर नहीं हो जाती, अगर किसी को अपने ही लेवल पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बात करनी हो तो? बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। और फेयोल इतने प्रैक्टिकल थे कि वो इस दिक्कत को समझते थे। इसीलिए उन्होंने इसका एक तोड़ भी सुझाया, एक अपवाद। उसे उन्होंने कहा गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, ये क्या है? ये एक तरह का शॉर्टकट है। मान लीजिए 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें एक ही लेवल पे 2 मैनेजर्स हैं, एफ और पी। अब अगर एफ को पी से कोई जरूरी बात करनी है तो स्केलर चेन के हिसाब से उसे पहले अपने बॉस ई, फिर डी, सी, बी, ए तक जाना होगा, फिर ए से नीचे एल, एम, एन से होते हुए पी तक पहुंचना होगा। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। हाँ, ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। बिल्कुल। तो गैंगप्लैंक ये कहता है कि एफ और पी अपने अपने इमीडिएट बॉस ई और ओ की इजाजत लेकर सीधे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इससे तेजी आती है, फैसले जल्दी होते हैं और बेवजह की देरी से बचा जा सकता है। ये दिखाता है कि फेयोल कितने लचीले थे अपनी सोच में। वाह, ये गैंग प्लैंक वाला आइडिया तो सच में बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, ये तो हो गए स्ट्रक्चर और अथॉरिटी वाले। अब लोगों से जुड़े मतलब ह्यूमन रिसोर्स या आपसी व्यवहार वाले सिद्धांतों के बारे में बताइए। जरूर। दूसरा ग्रुप हम इसी पर बना सकते हैं, लोग और उनके आपसी संबंध। इसमें 5वां सिद्धांत है अनुशासन, डिसिप्लिन, मतलब नियमों का पालन करना, संगठन के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता। लेकिन फेयोल ने कहा कि ये सिर्फ सजा के डर से नहीं आता। इसके लिए अच्छा लीडरशिप चाहिए, नियम कायदे स्पष्ट होने चाहिए, और अगर सजा देनी भी पड़े तो वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अनुशासन, ठीक है। छठा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी को सीधे तौर पर सिर्फ एक ही बॉस से आदेश मिलने चाहिए। सिर्फ एक बॉस से? अगर एक ही कर्मचारी को 2 या 3 बॉस आदेश देने लगेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माने, किसकी नहीं। इससे झगड़े भी हो सकते हैं। ये टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप वाले विचार से बिल्कुल अलग है, जहां एक वर्कर को कई स्पेशलिस्ट फोरमैन से निर्देश मिलते थे। फेयोल इसके सख्त खिलाफ थे। अच्छा, ये एक बड़ा अंतर है टेलर और फेयोल में। जी। 7वां है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये आदेश की एकता से थोड़ा अलग है। इसका मतलब है कि जिन गतिविधियों का लक्ष्य एक ही है, उनके लिए एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका एक ही हेड होगा और एक ही मार्केटिंग प्लान होगा जिस पर सब काम करेंगे। इससे फोकस बना रहता है, भटकाव नहीं होता। समझी। यूनिटी ऑफ कमांड व्यक्ति के लिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन काम के समूह के लिए। अधीन होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब संगठन का हित सबसे ऊपर है। किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप का अपना फायदा संगठन के बड़े फायदे के आड़े नहीं आना चाहिए। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसे लागू करना मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, ये तो होता है। 9वां है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनेल। मतलब कर्मचारियों को जो वेतन, भत्ते या दूसरे लाभ मिलते हैं वो उचित होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए। ऐसे हों कि कर्मचारी भी संतुष्ट रहें और संगठन पर भी नाजायज बोझ न पड़े। ठीक है, फेयर पेमेंट। 10वां है समता, इक्विटी। ये सिर्फ पैसे या नियमों की बात नहीं है। इसका मतलब है कर्मचारियों के साथ व्यवहार में न्याय और दयालुता का मिश्रण। मैनेजर को सबके साथ निष्पक्ष और फ्रेंडली रहना चाहिए। इससे कर्मचारियों में वफादारी और भरोसा बढ़ता है। समता,
ये पारिश्रमिक से थोड़ा ज्यादा व्यापक है। हाँ, 11वां है कार्यकाल की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मतलब कर्मचारियों का जल्दी जल्दी नौकरी छोड़कर जाना या निकाला जाना ये संगठन के लिए अच्छा नहीं होता। हाई टर्नओवर, लोगों को थोड़ा समय मिलना चाहिए ताकि वो काम सीख सके, उसमें कुशल हो सके। स्थिरता से संगठन को फायदा होता है, बेवजह लोगों को हटाना ठीक नहीं। जॉब सिक्योरिटी जरूरी है। 12वां है पहल, इनिशिएटिव। मैनेजर्स को अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो खुद से सोचें, नए आइडिया लाएं और अपनी योजनाओं को तय सीमाओं के अंदर रहकर लागू करने की कोशिश करें। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, उनमें जिम्मेदारी का एहसास आता है और संगठन को भी नए विचार मिलते हैं। हाँ, इनिशिएटिव लेने देना चाहिए। और 13वां है एस्प्रिट डे कोर्स। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है टीम भावना, एकता, सद्भाव। फेओल का मानना था कि कर्मचारियों के बीच एकता और आपसी सहयोग ही संगठन की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि फूट टालो और राज करो की नीति से बचना चाहिए, टीम वर्क पर जोर देना चाहिए। एस्प्रिट डे कोर, टीम स्पिरिट। बिल्कुल। तो ये 13 होंगे, एक और बचा शायद। हाँ, 14वां सिद्धांत जो व्यवस्था या क्रम से जुड़ा है, व्यवस्था, ऑर्डर प्लेसमेंट। इसके दो पहलू हैं, भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। भौतिक व्यवस्था मतलब हर चीज जैसे औजार, कच्चा माल के लिए एक तय जगह होनी चाहिए और वो चीज वहीं मिलनी चाहिए। और सामाजिक व्यवस्था मतलब हर व्यक्ति के लिए एक सही जगह, रोल होनी चाहिए और सही व्यक्ति ही उस जगह पर होना चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अच्छा, मतलब सही चीज सही जगह पर और सही इंसान सही काम पर। बिल्कुल। जैसे सिर्फ ये काफी नहीं कि अस्पताल में डॉक्टर है, जरूरी ये है कि वो काबिल हो और उसे सही काम दिया गया हो। समझ गया। तो ये थे फेओल के 14 सिद्धांत। और जैसा आपने कहा, फेओल मानते थे कि ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, मतलब हर जगह लागू होते हैं, लेकिन साथ ही लचीले भी हैं। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेओल का मानना था कि ये सिद्धांत हर तरह के संगठन में काम आ सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या सेना या सरकार या चर्च। लेकिन उन्हें कैसे लागू करना है, किस हद तक लागू करना है, ये उस संगठन की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसे केंद्रीकरण का स्तर छोटे संगठन में ज्यादा हो सकता है, बड़े में कम, या गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कब करना है, ये जरूरत तय करेगी। तो ये कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं थे, बल्कि सोचने का एक फ्रेमवर्क था जिसे मैनेजर को अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना था। और इसी सोच से जुड़ी एक और बात आपने कही थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जरूरत। हाँ, ये भी फेओल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो मानते थे कि मैनेजमेंट एक स्किल है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों में पैदाइशी होती है। इसीलिए उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि घरों में भी मैनेजमेंट की बेसिक ट्रेनिंग देने की वकालत की। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति संगठन में जितना ऊंचे पद पर जाता है, उसके लिए तकनीकी ज्ञान से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता यानी मैनेजमेंट स्किल महत्वपूर्ण होती जाती है। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तुलना करते हैं जो अक्सर की जाती है। फेओल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर दोनों ही मैनेजमेंट थिंकिंग के पायनियर माने जाते हैं। आपने आदेश की एकता बनाम फंक्शनल फोरमैनशिप का जिक्र किया था, और क्या मुख्य अंतर थे दोनों में? हाँ, ये तुलना बहुत जरूरी है और अक्सर पूछी भी जाती है। देखिए, दोनों का लक्ष्य तो मैनेजमेंट को ज्यादा वैज्ञानिक और कुशल बनाना था, पर उनका नजरिया और फोकस काफी अलग था। जैसा हमने कहा, फेओल का दृष्टिकोण टॉप डाउन था। वो पूरे संगठन को एक इकाई के रूप में देखते थे। उनका ध्यान मुख्य रूप से मैनेजर्स और प्रशासनिक कार्यों POCC और सिद्धांतों पर था। आदेश की एकता उनके लिए बहुत अहम थी। टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस। जी। दूसरी तरफ टेलर का दृष्टिकोण बॉटम अप था। उनका फोकस शॉप फ्लोर पर था, मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और उनके काम टास्क्स को कैसे ज्यादा कुशल बनाया जाए, इस पर था। उन्होंने टाइम मोशन स्टडी, काम को छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढना, इन चीजों पर जोर दिया। और उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का विचार दिया, जहां एक वर्कर कई स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर से निर्देश लेता है, जो फेओल के सिद्धांत के विपरीत था। बॉटम अप, काम की कुशलता पर फोकस। तो दोनों ने मैनेजमेंट की पहेली के अलग अलग लेकिन जरूरी हिस्सों पर काम किया। बिल्कुल।
आप ऐसा कह सकती हैं। अब इतने प्रभावशाली विचार थे फेयोल के, क्या उनकी कोई आलोचना भी हुई? क्या कमियां बताई गई उनके सिद्धांतों में? हाँ, बिल्कुल हुई। कोई भी सिद्धांत, खासकर जो इतना प्रभावशाली रहा हो, वो आलोचना से परे नहीं होता। फेयोल के काम की भी कई आधारों पर आलोचना की गई है। एक तो ये कहा गया कि उनके जो 14 सिद्धांत हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और कहीं-कहीं एक दूसरे से मिलते-जुलते, ओवरलैप लगते हैं, जैसे अधिकार और उत्तरदायित्व और अनुशासन में कुछ हद तक ओवरलैप है, या समता और पारिश्रमिक में। थोड़ी अस्पष्टता या ओवरलैप। हाँ, दूसरी आलोचना ये थी कि ये सिद्धांत किसी व्यवस्थित रिसर्च या डेटा कलेक्शन पर आधारित नहीं थे, बल्कि मुख्य रूप से फेयोल के अपने व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन पर टिके थे। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके समय में आज जैसी मैनेजमेंट रिसर्च की तकनीकें और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। सही बात है, उस जमाने के हिसाब से देखना होगा। एक और बड़ी आलोचना आई पीटर ड्रकर जैसे बाद के मैनेजमेंट गुरुओं से। ड्रकर ने कहा कि फेयोल ने एक तरह से एक जीवित, सांस लेते हुए, बदलते हुए बिजनेस पर एक मशीन जैसा आदर्श संगठन का मॉडल थोपने की कोशिश की। ड्रकर का मानना था कि फेयोल का सिद्धांत असल में सिर्फ एक ही तरह के संगठन, उनकी अपनी खनन कंपनी के अनुभव पर आधारित था और इसलिए वो दूसरे, ज्यादा जटिल या अलग तरह के संगठनों के लिए शायद उतना प्रासंगिक या व्यवहारिक नहीं था। उसे उन्होंने थोड़ा संकीर्ण, परोकियल बताया। अच्छा, ड्रकर की आलोचना तो काफी गंभीर लगती है। हाँ, और एक सिद्धांत जिसकी खास तौर पर आलोचना हुई वो था आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक जैसे विचारकों ने कहा कि अगर हर छोटी बड़ी बात के लिए मामला सिर्फ एक ही बॉस तक जाएगा तो उस पर काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। इससे फैसले लेने में देरी होगी, समन्वय मुश्किल होगा और निचले स्तरों पर अगर कोई मतभेद होता है तो उसे सुलझाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है बड़े संगठनों में। जी, तो ये कुछ मुख्य आलोचनाएं थीं। ठीक है, तो इन आलोचनाओं के बावजूद अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो फेयोल की विरासत क्या है? इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट को पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा देने की कोशिश की, एक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी औद्योगिक संगठन में मोटे तौर पर 6 तरह की गतिविधियां होती हैं। उन्होंने मैनेजमेंट के 5 मुख्य कार्य बताए, POCC, जो आज भी मैनेजमेंट की पढ़ाई का आधार है, और उन्होंने 14 सिद्धांत दिए जो मैनेजर्स को गाइड कर सकते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट की सार्वभौमिकता पर जोर दिया और इस बात पर भी कि मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है, और उनका फोकस हमेशा समग्र संगठन और प्रबंधकीय स्तर पर रहा। और आज के इस दौर में जहां बिजनेस इतने जटिल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, ये विचार क्यों महत्वपूर्ण है? इनकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, ये सच है कि फेयोल के बाद मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत विकास हुआ है। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आया, सिस्टम्स अप्रोच आई, कंटिंजेंसी थ्योरी आई, और फेयोल के कुछ विचारों की आलोचना भी हुई या उन्हें मॉडिफाई किया गया। लेकिन जो बुनियादी बातें फेयोल ने कहीं, प्लानिंग की ज़रूरत, ऑर्गेनाइजिंग का महत्व, कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, कंट्रोल कैसे करें, काम का सही बंटवारा, अधिकार और जिम्मेदारी में संतुलन, ये सब आज भी किसी भी संगठन को चलाने के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने तब थे। ये मैनेजमेंट की नींव है। इन फंडामेंटल्स को समझना हमें आज की जटिल चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। संगठन का रूप बदला है, पर उसकी बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें वही हैं जिनका जिक्र फेयोल ने किया था। तो नींव आज भी वही है? हाँ, काफी हद तक। तो चलिए यहाँ पर अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ते हैं। पीटर ड्रकर की उस आलोचना को ध्यान में रखते हुए कि फेयोल का मॉडल एक खास तरह की, शायद कम जटिल खनन कंपनी पर आधारित था, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सार्वभौमिक प्रबंधन सिद्धांत आज के इतने विविध संगठनों पर कारगर हो सकते हैं? क्या एक तेज रफ्तार टेक स्टार्टअप, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, एक सरकारी विभाग और एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट संस्था, क्या इन सबको चलाने के बुनियादी सिद्धांत एक जैसे हो सकते हैं? या फिर ये सार्वभौमिकता की बात एक मिथक है और हर संगठन अपने आप में इतना अनूठा होता है कि उसे अपने ही तरीके से चलाना पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।